एवरीवन, मैं श्री एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं हर रोज़ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। जैसे कि कल रविवार था तो मैंने कल अपने टेलीग्राम पे कोई क्विज़ नहीं कराई, पर वह क्विज़ आज कराई जाएगी शाम 7 बजे। तो सभी लोग अपनी तैयारी करके आराम से 7 बजे ऑनलाइन आ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। रही बात टेलीग्राम का लिंक, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं रोज़ाना हमेशा आप सभी के लिए एक मोटिवेशन लाइंस लेके आती हूँ, बट आज हमारे ही एक विजुअल आर्ट से रिलेटेड एक कोटेशन है। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि अरस्तु जी का चित्र बना है जो कि एक सौंदर्य शास्त्री हैं। तो जो भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट वो तो जानते ही होंगे। तो उन्हीं द्वारा कुछ 2 लाइनें हैं दी गई हैं, तो आज मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊंगी आप लोग को कि शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल जो होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो इन 2 लाइनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बता दिया गया है इन 2 लाइनों में। तो सभी लोग अपने अपने पर ये मोटिवेशन लाइंस ज़रूर अपनाएं। तो अभी मेहनत करें, आगे फल मीठे पाएँ। चलिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि अब आप सबके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको उनको कमेंट में बताना है राइट आंसर्स जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फटाफट टाइपिंग स्पीड भी अब ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग का 2 माध्यम में टेस्ट होता है, एक गूगल क्विज़, एक आपका यूट्यूब कमेंट्स और तीसरा आपका टेलीग्राम क्विज़। तो आप लोग का मतलब 25 क्वेश्चन का कम से कम 3 बार रिवीजन होता है। तो उस हिसाब से आप लोग की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सभी लोग फटाफट सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना दे देती हूँ कि मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट है। आप लाइव क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अभी हमारा जैसे कि लाइव क्लास में न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है, सिंधु सभ्यता। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं 2nd चैप्टर है, तो सिंधु सभ्यता को बहुत ही बेसिकली स्टाइल से बताया जाएगा। साथ ही साथ मेरी पेंटिंग पेड ग्रुप भी चल रहा है, जिसकी फ़ीस मात्र 200 है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें इस फीस के अकॉर्डिंग, मंथली फ़ीस है 200, उसमें आपको सारी पेंटिंग्स दी जाएगी टॉपिक वाइज, और उनका टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ नंबर शेयर कर देती हूँ, उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए 7233009691, तो ये मेरा नंबर है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ओके। और विजुअल आर्ट के स्टूडेंट और जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं अपने स्टेटस पे लगा लें ये वीडियो, क्योंकि जितने भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं उन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। चलिए आज हम लोग अपनी क्वेश्चंस की श्रृंखला को शुरू करते हैं, और फटाफट कमेंट बॉक्स स्टार्ट कर लीजिए ताकि आप लोग फटाफट कमेंट करके बता सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, आपके क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक एज आ डेमो दिखा देती हूँ जो मेरी पेंटिंग क्लासेस में चल रही हैं। तो देखिए एक बरोक कला का चित्र मैं आप लोग के सामने दर्शा रही हूँ, जिसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोग को देना चाहूँगी। तो देखिए चित्र का क्या नाम है, ताश की धोखेबाज, ठीक है। कि 2 लड़कियाँ देखिए बैठी हैं आमने सामने, एक आदमी है जो पीछे से देख रहा है। तो ये क्या है, ताश की धोखेबाज। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द कार्ड शार्प्स, ओके। और चित्रकार का नाम है कैरावेजियो, द फेमस आर्टिस्ट वेस्टर्न, जो कि बरोक का एक महत्वपूर्ण चित्रकार रहा है। और ये वाद किस चित्र का है, किस चित्र का ये वाद है, तो ये बरोक कला का है। और किस पर बना है ये चित्र, तो कैनवास पर बना है। और किस विधि से बना है, तो ये तैल माध्यम में ऑयल पेंटिंग में बना है। और देखिए जैसे कि किस सन में बना है, तो 1594 में। इसकी साइज़ आती है एग्ज़ाम में, तो साइज़ देखिए सेंटीमीटर्स में भी है और इंच में भी है। तो 94 × 131 सेंटीमीटर या 37 × 52 इंच। अगला है कहाँ पर संग्रहित है, तो किम्बल्स आर्ट म्यूजियम फॉरवर्ड, मतलब यूएसए में पड़ता है ये फॉरवर्ड। तो देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है। तो इसी प्रकार से मैं अपने पेड ग्रुप में भी इसी प्रकार से नोट्स दे रही हूँ, बच्चों को क्विज़ करा रही हूँ। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं मेरी, ठीक है। रेगुलर मैं क्लासेस कर रही हूँ, संडे को भी दे रही हूँ, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह भी करा रही हूँ, और साथ ही साथ आप लोग को ट्रिक्स भी देती हूँ।
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, अभी बहुत देर नहीं हुई है, तो स्टडी हार्ड करनी जरूरी है। तो चलिए अपने क्वेश्चन शुरू कर देते हैं अब हम लोग। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं जैसे शिवी ऑनलाइन क्लासेस भारतीय प्रागैतिहासिक पश्चिम कला और मूर्ति कला से मिक्स एक क्विज़ लेकर आई हूँ आज आप लोग के लिए 25 क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिटर्न लिख लीजिएगा ताकि आप लोग आगे इसे रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सर जॉन मार्शल, स्टेला क्रैमरिज, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और के.एन. दीक्षित। फटाफट रिप्लाई करिए। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो कोशिश करिए कि इन्हें एक कॉपी मेंटेन करिए और सारी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स उसमें लिख लीजिए ताकि आप लोग को एक तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ टीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम और डीएसएस भी साथ साथ नेट जीआरएफ के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर लिख लें अच्छे से। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फटाफट और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आशा करती हूँ आप सभी के कमेंट आ चुके होंगे, फटाफट टाइपिंग करा करिए। तो चलिए राइट आंसर मैं बताती हूँ अब इसका। तो इसका राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी के सामने है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या थी? जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पे वर्किंग करते थे तो उसका मुख्य विषय, उनका मुख्य जो टॉपिक था वो क्या था? तो राइट आंसर आप लोग को बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। पहला है आखेट, दूसरा युद्ध, तीसरा पशु पक्षी और चौथा उपयुक्त सभी। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा फिर रिप्लाई करिएगा। एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर करिए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा था? तो चलिए जैसे कि आंसर आगे होंगे आप सभी के, तो मैं आप डिटेल में बताऊंगी थोड़ा सा। तो देखिए जैसे कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में जो था वहाँ पे आखेट भी दिए करते, मतलब शिकार के दृश्य भी थे, युद्ध के दृश्य भी थे, ठीक है, साथ ही साथ पशु पक्षियों के भी दृश्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, तो इसे राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल क्या हैं? धरातल मतलब जो उसका बेस है, किस पर करते थे वो लोग प्रागैतिहासिक। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, अगर आप लोगों ने फोकस किया हो तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शंस हैं कपड़ा, कागज, शिला या कैनवास। तो राइट आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल क्या हैं? फटाफट कमेंट करिए। कपड़ा, कागज, शिला, कैनवास। ओके, चलिए कमेंट्स करते रहिए और साथ साथ राइट आंसर मैं बताना चाहूँगी कि उस समय शिलाओं पे वर्किंग करते थे। तो शिला मीन्स होता क्या है? तो ऑब्लिक करके लिख लीजिए पत्थर। शिला को हम पत्थर कहते हैं, ठीक है, तो पत्थरों पे चित्रण करते थे वो लोग उस समय। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त और जगत सिंह। फटाफट कमेंट करके बताइए। ये हमारे जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं बहुत ही अच्छे से उनको बताया गया है ट्रिक, तो आशा करती हूँ सभी के कमेंट आने चाहिए इस वीडियो पर, जितने भी मेरी लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को अच्छे से आना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, और कोशिश करना चाहूँगी कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, वो इसकी ट्रिक भी बताएं कमेंट में ताकि और बच्चे भी देख सकें इसकी कमेंट, इसकी जो ट्रिक है इस लाइन की। चलिए अगला आंसर हम बताते हैं इसका। तो राइट आंसर इसका जगदीश गुप्त। राइट आंसर क्या है? जगदीश गुप्त। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसके द्वारा विकसित से हुआ? किसके विकसित से हुआ? कि स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है ये बताना है आपको। तो ऑप्शंस हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। सूर्य, अग्नि, कमल, चक्र। राइट आंसर बताइए फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए कि भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसके विकसित से हुआ है? सूर्य, अग्नि, कमल, चक्र।
चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्वास्तिक का, वेट करिए एवरीवन, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सूर्य। राइट आंसर कर लीजिए सभी लोग, सूर्य इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कंपनी स्कूल के चित्रकार जो कि मुख्य चित्रकार हैं सेवक राम का चित्रकारी विषय क्या था। इसमें बताना है कि सेवक राम किस टॉपिक को लेके अपने चित्रों में चित्रण करते थे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट करके बताइए फटाफट। बड़े बड़े चित्र, समारोह, शिकार के दृश्य, फूल और कीट। फटाफट रिप्लाई करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी विषय क्या था। तो देखिए राइट आंसर देखिए सभी लोग, तो इसका राइट आंसर था समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन टीजीटी में आए हुए हैं तो इन्हें फटाफट लिख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ रही हूँ। पहला है कागज़ और हाथी दांत, दूसरा है कागज़ और कपड़ा, तीसरा है कागज़ और धातु और चौथा है कागज़ और लकड़ी। तो राइट आंसर फटाफट बताइए, किन दो माध्यमों में वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने चित्रण करने में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ओके, तो राइट आंसर इसका रहेगा कागज़ और हाथी दांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है। कंपनी स्टाइल मीन्स होता है शैली, शैली को ही इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। तो इसका केंद्र बताना है प्रमुख। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पटना, लाहौर, दिल्ली, मुर्शिदाबाद। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कमेंट कर लिए होंगे आप लोगों ने, आशा करती हूँ। तो चलिए राइट आंसर हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का पटना। तो जो कंपनी स्टाइल की जो पेंटिंग्स होती थी इनका जो प्रमुख केंद्र था पटना, तो कंपनी शैली को ही पटना शैली भी कहा जाता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फ़िरका, जो ये फ़िरका शब्द है किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। तो फ़िरका शब्द का वर्किंग किस में यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, जयपुर शैली, पटना शैली, मुगल शैली या बसौली शैली। तो इसके राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। कि फिर से एक बार क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोग को कि फ़िरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। पहला है जयपुर शैली, दूसरा है पटना शैली, तीसरा है मुगल शैली और चौथा है बसौली शैली। फटाफट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए राइट आंसर जानते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर है आपका पटना शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर कि कंपनी चित्र शैली का विकास काल था। यहाँ पे आरंभ का काल नहीं पूछा गया, विकास का काल पूछा गया, तो विकास का काल बताइएगा। तो ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। फटाफट कमेंट करके बताइए कि कंपनी चित्र शैली का विकास किस काल में हुआ। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए हैं आज मैंने 25 क्वेश्चंस में, तो सभी के क्वेश्चन सही आने चाहिए कमेंट्स में। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कंपनी चित्र शैली का विकास किस काल में हुआ। तो राइट आंसर्स लिखिए 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी में कंपनी शैली का चरमोत्कर्ष समय माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लास्को की गुफा, अल्तामीरा की गुफा, तीन भाइयों की गुफा और ला कम्बेरिया। फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्पेन की वह कौन सी गुफा है जिसमें उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 6 सेंस वाला क्वेश्चन है। किसी बच्चे को ना भी पता हो तो वो आराम से आंसर कर सकता है इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कि आप देख रहे हैं लास्को है, अल्तामीरा, तीन भाइयों की गुफाएं और ला कम्बेरिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो लास्को है, तीन भाइयों की गुफा और ला कम्बेरिया, ये तीनों ही आपके फ्रांस की गुफा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ मैं
कि स्पेन की गुफा कौन सी है जिसमें उंगलियों पे, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में सिर्फ एक ही गुफा बची है, अल्तामीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्तामीरा। तो राइट आंसर लिख लीजिए अल्तामीरा। अगला प्रश्न, फ़िरका शब्द, ये फिर से एक बार रिपीट हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से कमेंट करके बताइए। फ़िरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? जयपुर शैली, पटना शैली, मुगल शैली, बसौरी शैली। कमेंट करिए फटाफट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? पटना शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में कि नागर शैली का जगमोहन किस आकार का है? जगमोहन मीन्स मैं बता दूं, जगमोहन मीन्स होता है जगती, इसी का अन्य नाम होता है जगती, और इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं चबूतरा। चबूतरा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि नागर शैली, जो प्रथम मंदिरों की शैली है, नागर शैली का जगमोहन किस आकार का होता है? तो वो होता है, क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। वर्गाकार, आयताकार, अर्धगोलाकार या कोई नहीं, किस आकार का होता है इसका जगमोहन नागर शैली का? तो राइट आंसर है हमारा वर्गाकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागर शैली की उपशैली क्या होती है? तो शैली बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन दिए हुए हैं कलिंग शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या कोई भी नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, नागर शैली की उपशैली क्या होती है? तो राइट आंसर देख बताइए फटाफट। ऑप्शन एक बार फिर से बोल रही हूँ, कलिंग शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या कोई भी नहीं। तो राइट आंसर लिखिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कलिंग शैली। चलिए अब एक ऑप्शन में बताइए, जैसे उड़ीसा के मंदिर हैं तो ये नागर शैली में ही बने हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको ये दोनों ही दे दिए गए हैं, नागर शैली और कलिंग शैली, तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम कलिंग शैली को सही करिएगा, तत्पश्चात नागर शैली, क्योंकि जो ये कलिंग शैली है इसकी उपशैली है, तो पहले सबसे पहले हम उपशैली को सही करते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कितनी शैलियाँ होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक शैली तो अभी मैंने बता दिया आपको, नागर शैली। अब बाकी आप बताएंगे कितनी शैलियाँ होती हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदिर बनाने की कितनी शैलियाँ होती हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 2, 3, 4, 5। ओके, तो चलिए देखिए अब इसका राइट आंसर रहेगा 3। अब मैं आप लोग को इनके बारे में बता दूं कि कौन कौन सी 3 शैलियाँ हैं। तो पहला तो आप लोग ने अभी जस्ट पढ़ा नागर, और दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है बेसर। ये 3 वो शैलियाँ हैं जो मंदिर निर्माण की मानी जाती हैं। शैलियों को ही हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल को ही हम विधियाँ भी कहते हैं, कितनी विधियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके बताइए कि धातु ढलाई विधान का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मधुचिष्ट विधा, दूसरा है आर्मेचर विधा, तीसरा है कास्टिंग और चौथा है कोई भी नहीं। तो राइट आंसर फटाफट बताइए। मधुचिष्ट विधा, आर्मेचर विधा, कास्टिंग विधा या कोई भी नहीं। धातु ढलाई का अन्य नाम पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, फटाफट बताइए। ओके, तो राइट आंसर मैं बताती हूँ आप सभी को। तो इसका राइट आंसर रहेगा मधुचिष्ट विधा। यहाँ चिस्त लिखा है तो इसका राइट कर लीजिए चिष्ट विधा, चिष्ट विधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टेराकोटा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान फेमस रहा है? तो आप लोग को बताना है टेराकोटा मंदिर के लिए कौन सा स्थान फेमस है। विष्णुपुर, गोरखपुर, कानपुर और बस्तर। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है तो वो है विष्णुपुर। और विष्णुपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ताकि अगर विष्णुपुर ना आए तो आप लोग पश्चिम बंगाल सही कर सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर विधि का अन्य नाम क्या है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले,
कि धातु ढलाई का अन्य नाम क्या है, तो इसमें धातु ढलाई के नाम भी लिखे हुए हैं, तो मैं भी आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो फटाफट पहले कमेंट करके बताइए आर्मेचर विधि का अन्य नाम क्या है। उसके बाद मैं आप लोग को धातु ढलाई के अन्य नाम भी इसमें बताऊँगी, किस किस नाम से बुलाया जाता है धातु ढलाई को। बताइए, फटाफट बताइए ऑप्शंस। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, किसका पहले मैं राइट आंसर बता देती हूँ कि आर्मेचर विधि को कहा क्या जाता है। आर्मेचर विधि को जाल पद्धति कहा जाता है या जाल विधा कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप सीरू पर्दू समझ रहे हैं, धातु के ढाल कर समझ रहे हैं, तो ये दोनों ही धातु ढलाई का अन्य नाम है। ये भी कुछ समय पहले ही एग्ज़ाम में आ चुका है कि धातु ढलाई का अन्य नाम, तो वहाँ पे सिरे पर्दू सही किया गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको एक और नाम बता दिया, मधुचिस्त विधा। इन सभी नामों को एक साथ लिख लें और नोट्स तैयार करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि भारत में टेराकोटा के लिए स्थान कौन सा है। अभी हमने क्या पढ़ा, टेराकोटा का मंदिर कौन सा है, तो विष्णुपुर पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पूछ रहे हैं भारत में टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। बस्तर, गोरखपुर, भीतरगांव या बंगाल। राइट आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके कि भारत में टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है, बस्तर, गोरखपुर, भीतरगांव या बंगाल। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा बस्तर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अशोक के लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया था, अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया था, तो फटाफट बताइए। 84,000, 67,000, 48,000 या 88,000। देखिए, जैसे कि मैं कई बार अपने क्वेश्चंस में बच्चों को कंफ्यूज करती हूँ, तो मैं भी बच्चों का यही रैंक है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ऑप्शन दिया क्या। तो मैं ध्यान दीजिए, मैं हमेशा ही ये है कि जैसे यहाँ पर राइट आंसर इसका रहेगा 84,000, 84,000 स्तूप को बनाया, तो यहीं पे मैं जस्ट उल्टा भी देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इन पर फोकस करने के लिए आप लोग को स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि मौर्य काल में स्थापत्य के कितने प्रकारों को प्रचलन प्रारंभ किया गया, प्रचलन की शुरुआत हुई किन किन के, तो बताइए। 84, 2, 3 या 4। फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने प्रकारों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था स्थापत्य में मौर्य काल में। फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, आंसर बता रहे हैं आप सभी को, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा 2। अब 2 कौन कौन से ये भी बता देती हूँ। तो पहला तो आपका हो जाएगा स्तंभ अशोककालीन, और दूसरा हो जाएगा आपका स्तूप अशोककालीन, ठीक, मौर्य काल में बने हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न कि स्तूप का प्रतीक किसे माना जाता है, तो जन्म को, मरने को, विवाह को या घर त्याग को। बताइए, स्तूप का प्रतीक क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्तूप के अंदर अस्थियों को रखते हैं, तो अस्थियां कब बनती हैं, इंसान के मरने के बाद। तो यहाँ का राइट आंसर क्या रहेगा, मरने को, या इसी को मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मृत्यु ना लिखकर यहाँ पे अलग वर्ड से भी नोट किया है। चलिए, अगला प्रश्न कमेंट करके बताइए फटाफट, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तोरण द्वार, हेर्मिका, रेलिंग, मेदी। फटाफट रिप्लाई करिए, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो चलिए, राइट आंसर करते हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा तोरण द्वार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तोरण द्वार कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट कमेंट करिए। 3, 2, 4, 8। फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तोरण द्वार होते हैं। तो सभी लोग आंसर लिखिए, इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों तरफ होते हैं। चलिए, अगला और आपका अंतिम प्रश्न है कि बुद्ध की अस्थियों में कितने स्तूप प्राप्त हैं, तो जल्दी से बताइए कितने स्तूप प्राप्त हैं। 4, 8, 3, अनगिनत। फटाफट रिप्लाई करिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर बताती हूँ मैं आप लोग को। सभी लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके सारे क्वेश्चंस के आंसर किया करिए, इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई लेवल में जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 8, ठीक है। 8 स्तूप थे जिसमें बुद्ध की अस्थियों का स्थानांतरण किया गया था। तो चलिए,
जैसे कि आप हमेशा ही चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में भी कोटेशन देती हूँ और एंड में भी, तो एंड में वही कोटेशन फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। तो चलिए देखिए, जैसे कि शिक्षा की जड़ जो होती है वो कड़वी है पर उसके फल मीठे होते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं माइंड में, हर एक चीज़ जीके नॉलेज चाहिए होती है इन सब फील्ड के लिए। तो अरस्तु जी ने ही कहा ये कि शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम आपसे अलविदा लेते हैं और सभी लोग फिर से एक नए अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने आऊँगी नए 25 क्वेश्चंस के साथ। सभी लोग वेट करिए न्यू अपडेट का, और साथ ही साथ इसका रिवीजन मेरे टेलीग्राम पे कर लीजिएगा आप लोग अगर करना चाहें तो। साथ साथ लाइव क्लास भी ले सकते हैं आप लोग। तो ओनली 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है हमारी लाइव क्लास का, तो आप 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन करा के आप हमारी लाइव क्लास ले लीजिए। 3 डेज़ डेमो देख लीजिए कैसा आपको लग रहा है पढ़ने में, और देन फिर आप कंटिन्यू करिए। चलिए इसी तरीके से आशा से अलविदा देते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो को। ओके, टेक केयर टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और सभी लोग अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, टेक केयर टू ऑल एवरीवन, अलविदा।